नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में घमासान शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीट रिक्त हुई है। 10 सीटों के लिए सपा ने रणनीति तैयारी कर दी है। बता दें कि कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में सपा को सीटें देंगी तो ही यूपी में कांग्रेस के दावे पर समाजवादी पार्टी विचार करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पर निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस इन दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी को सीट देने के लिए तैयार हुई तभी सपा यूपी में और यूपी के विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीट देगी, यानी कि उनके दावे पर विचार कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 10 सीटें अभी रिक्त हुई है। इनमें से एक सीट है सीतामऊ की, जो कानपुर में है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद से भी उनकी जो सीट है वो रिक्त हो चुकी है, जबकि 9 विधानसभा सदस्य अब लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी के 4 विधायक अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा और जिया और रहमान बर्क की भी सीटें उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद से खाली हुई है। इन तमाम सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव करहल, अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर, लालजी वर्मा कटेहरी और जिया और रहमान कुंदरकी से सीट जीते थे। इसके अलावा खैर से बीजेपी विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि, गाजियाबाद से अतुल गर्ग और फूलपुर से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल के भी लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद से ये सीट खाली हो गई है। वहीं मजबा मिर्जापुर से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद और मीरापुर से रालोद के विधायक चंदन सिंह चौहान अब सांसद हो गए हैं। इन तरह से देखा जाए तो शीघ्र ही आयोग इन तमाम 10 सीटों पर चुनाव कराएगा। कांग्रेस इंडिया गठबंधन और इसके अलावा समाजवादी पार्टी से विधानसभा उपचुनाव में भी साझेदारी चाह रही है। हालांकि दोनों पार्टियों में किस प्रकार की साझेदारी होगी ये देखना होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दिए जाने से दोनों दलों के बीच में जो है रिश्तों में खटास आई थी। और इस साल देखिए अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सपा सूत्र बताते हैं कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी को कुछ सीटें देने में अगर राजी हुई तभी यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को कोई भी सीट देने पर पार्टी द्वारा विचार किया जाएगा। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी चुनाव जीती रही है समाजवादी पार्टी। यहाँ बताते चले आपको कि महाराष्ट्र में वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 विधायक जीते थे। इससे पहले भी सपा वहां पर चुनाव जीती रही है। इसी आधार पर समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में दावा करने का फैसला किया है। इसके अलावा देखिए हरियाणा की कई सीटों पर मुस्लिम और यादव यानी कि एमवाय फैक्टर है। एमवाय समीकरण के चलते भी यहां भी समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। हरियाणा की करीब 20 सीटों पर मुस्लिम यादव समीकरण प्रभावी है, जिसे सपा अपने पक्ष में मानती है। और इस बारे में सपा के प्रवक्ता बताते हैं कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है, लेकिन उपचुनाव में कोई भी सीटों में कोई भी निर्णय अभी नहीं आ पाया है। सीटों के मामले में कोई भी फैसला समय आने पर ही समाजवादी पार्टी करेगी। जो समाजवादी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पर फैसला करेगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में साझेदारी करेगी या नहीं करेगी। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर के तमाम जानकारी भी सामने आई है। अब इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों को परिचय करवा देते हैं, उसके बाद हम इस पूरे मुद्दे पर बात शुरू करेंगे, चर्चा शुरू करेंगे। हम बता दें कि मिर्जा अशफाक सकलेरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा दीपक त्यागी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। मिर्जा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से ले लेता हूं क्योंकि पार्टी से जुड़ा आपका मामला है। क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को साझेदारी देगी या नहीं देगी? तो ये हमारे उच्च स्तर के नेता तय करेंगे। हमारा CWC की बैठक से हमारे नेता तय करेंगे और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हम सब समाजवादी पार्टी हो, हेलो, हाँ मैं सुन, कांग्रेस पार्टी हो मिलकर इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा। मजबूती के साथ हमने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन हर हाल में मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। कोई इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं है। ये हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ी पार्टी के रूप में, बड़े भाई के रूप में यहाँ पर देखा है कांग्रेस पार्टी ने, और निश्चित तौर पर उन्होंने बड़े का दर्जा निभाते हुए
अपना बड़ा दिल करते हुए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये कहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस किया था। हर प्रदेश की अपनी अपनी सिचुएशन, अपने अपने एक मुद्दे होते हैं और अपने अपने प्रदेश में आपने देखा अलग अलग तरीके की बातें होती हैं और अलग अलग दल अपने तरीके से काम करते हैं। जहां समाजवादी पार्टी का सवाल रहा, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर हम लोगों ने समर्थन एक दूसरे का, और दिल्ली में हमारा गठबंधन था, उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन था, पंजाब में हमने अलग होकर चुनाव लड़ा और अलग होकर दोनों दलों ने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का वहां सूचना साफ किया। भारतीय जनता पार्टी कहीं आपने देखा नजर नहीं पंजाब के अंदर। ऐसे ही कुछ प्रदेशों में, स्टेटों में ऐसी स्थिति होती है और हम अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हमारे नेता तय करते हैं और निश्चित तौर पर वो आपने देखा कि भाई उसका लाभ मिलता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके खिलाफ जनादेश है, उनके खिलाफ देश की जनता जो 405 की बातें करते थे, आपने देखा कि वो किस तरीके से उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। आज बैसाखी की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत। मिर्जा जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने हैं, क्योंकि 10 जो विधानसभा सीटें खाली हुई है उनके जो विधायक थे, जो माननीय थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। उनमें हिस्सेदारी को लेकर अब दोनों पार्टियों में घमासान है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने भी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है और उस प्रदर्शन के हिसाब से हमको हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। तो उनको कितनी सीटें देगी? क्या 50-50 का फॉर्मूला लागू होगा? मनीष जी देखिए, कोई घमासान नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे नेता मिलकर बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका हल निकलेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमने 17 सीटों में 6 सीटें पाई हैं और उन्होंने जो सीटें देखिए, हमने 17 सीटें हमको मिली और हमने 6 सीटें पाई हैं। उनकी पार्टी ने आपने देखा 34 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सांसद बने। निश्चित तौर पर दोनों नेता मिलेंगे और जो मिलकर चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। निश्चित तौर पर हम लोग मिलकर और 10 की फॉर्मूला लागू करेंगे क्या? 50-50 का फॉर्मूला लागू करेंगे क्या? 5-5 सीटों पर देखिए, ये तो बैठ के हमारे उच्च स्तरीय नेता बैठेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता बैठेंगे और कांग्रेस के नेता बैठेंगे। निश्चित तौर पर इसमें कोई मसला नहीं है, ईमानदारी के साथ हम लोग बैठेंगे और ईमानदारी से मिलकर। सैयद अहमद जी हमारे साथ, मोहम्मद जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आपकी पार्टी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमने जो अलायंस किया था, जो गठबंधन किया था, वो महज लोकसभा चुनाव के लिए था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये भी ऐलान किया है कि हम विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो अन्य राज्य जैसे कि हरियाणा की अगर बात की जाए, पंजाब की अगर बात की जाए, वहाँ भी अभी चुनाव होने हैं। हो सकता है कि इसी साल के अक्टूबर महीने में हो जाए। तो वहाँ आपकी पार्टी क्या अलायंस करेगी या ये अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था? देखिए, ये जो बात कही जा रही है, ये बात सही रही है। आम आदमी पार्टी की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक राय रखी गई थी कि आम आदमी पार्टी को अब दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, अपने दम पे लड़ना चाहिए। ये लोगों ने राय रखी थी, जो बड़े नेता थे उन्होंने। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी ने इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया है, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं करी अभी तक। तो ये राय थी जो मीटिंग के अंदर लोगों ने दी गई थी, जिसको कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने बयान दे दिया है। आप बताइए, आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया है। और आम आदमी पार्टी एक इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी और आगे भी हम जब यहाँ सांसद में आएंगे, चाहे लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, जब भी बीजेपी अपने मनमाने तरीके से बिल पेश करने की कोशिश करेगी या कोई गलत बात करने की बात करेगी, तो आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ बहस करेगी। उसी बैठक में अधिकतर नेताओं ने ये कहा था कि हम कांग्रेस के साथ में अलायंस नहीं करेंगे। ये सहमति अधिकतर नेताओं की थी, जबकि कमतर नेताओं ने ये कहा था कि हम अलायंस कर सकते हैं। ये लोगों की राय थी। वहां पे एक राय, जब भी कोई पार्टी बैठती है, बहुत से लोग बोलते हैं, अपनी राय देते हैं और कुछ लोग अलग राय देते हैं। तो दो तरफ से राय थी। कुछ ने कहा था कि हमें अकेले लड़ना चाहिए, कुछ ने कहा था कि हमें साथ लड़ना चाहिए। उसके ऊपर आधिकारिक तौर पे आम आदमी पार्टी ने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की, ना कोई फैसला हुआ है। दिल्ली में स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्मूला चलेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, कांग्रेस वीक है, इसलिए वहां पर कांग्रेस के साथ अलायंस न किया जाए। क्या ये एक वो हो सकता है फैक्ट? आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर जो दिल्ली में चुनाव लड़ा है, उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप देखिए, हमारे वोट शेयर पहले से बहुत बढ़ गए। इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी की जो हार हुई थी वो 3.5 लाख वोटों से हुई थी, कहीं 4 लाख वोटों से हुई थी। लेकिन इस बार जो हम चुनाव लड़े हैं
तो हमारे जो वोट हुए हैं वो 70-80 हजार वोट ही कम हुए हैं, या कहीं 1 लाख वोट से हम आ रहे हैं। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी के वोट जो है बहुत तेजी से बहुत अच्छी तरह से बढ़े हैं दिल्ली के अंदर। हाँ। और जो हमने अलायंस किया था वो हमारा अलायंस काफी हद तक सही रहा। हालांकि परिणाम जो है वो जीत पे बदल नहीं पाए, लेकिन जीत का चश्मा ही लगा के हर चीज को नहीं देखा जाता। तो इसका मतलब जनता ने जो है वो आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को स्वीकार किया है। हम जहां भी रहे सेकंड नंबर पे रहे और काफी अच्छे हमें वोट मिले वहां पे। तो दूसरी बात ये कि जहां हरियाणा में चुनाव होगा या कहीं और चुनाव होगा या उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है आगे तय करेगा। लेकिन हम महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और वहां भी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहां भी हमको देखना होगा। ऋचा सिंह जी हमारे साथ में जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैम, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में अब उपचुनाव होने हैं, विधानसभा की जो सीटें खाली हुई है उसको लेकर के इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि टूट की कगार पर है। हर एक पार्टी स्टेट के हिसाब से या अपनी मजबूती के हिसाब से सीटों का बंटवारा चाहती है। अधिकतर पार्टी ये चाहती है कि हम इस राज्य में मजबूत हैं तो सारी सीटों पर हम लड़ें, या जो दूसरे हमारे सहयोगी दल हैं उनको सीटें न दें। इसको लेकर की आपकी राय क्या है? मनीष जी, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का और जो इंडी अलायंस बना है, हाँ। ये इंडिया अलायंस पहली बात तो खंड खंड बिखरना शुरू हो चुका है। टीएमसी ने इससे अपने आप को अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसका मुख्य कारण देखिए मनीष जी क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन है ये कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है, इसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था और ना तो भविष्य के प्रति इनकी कोई नीति थी। ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के लिए बना था। लेकिन कॉमन एजेंडा तो था ना, कॉमन एजेंडा था। मेरी बात सुन पूरी ठीक है मनीष जी, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ, मेरी बात खत्म हो जाने दे। ये गठबंधन सिर्फ 2 चीजों पर बना था। एक, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को रोकने के लिए, तो ये गठबंधन उसमें पूरी तरीके से फेल हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एनडीए अलायंस तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से जनता के जनादेश से सरकार बना चुका है और सरकार में कैबिनेट का बंटवारा हो चुका है और कैबिनेट ने अपना काम देश हित में करना शुरू कर दिया है। अभी मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, तो वो कह रहे थे जनादेश। अरे भाई, आपको जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला है और इंडी गठबंधन कुल मिलाकर उतनी सीटें नहीं जीत सका है जितनी अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, नहीं मेरी बात पूरी हो जाने दे मनीष जी, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आपको जनता का जनादेश सरकार बनाने के लिए उसके कितने नंबर्स की जरूरत होती है। आप अभी 99 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी नहीं पार कर पा रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और रही आम आदमी पार्टी के पास, तो आम आदमी पार्टी तो देखिए पूरी नैतिकता खो चुकी है। ये जेल से बैठकर सरकार चलाना चाहते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, इन लोगों का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ हुआ था चुनाव के लिए। और अगर समाजवादी पार्टी की अगर आप बात कर ले, तो अखिलेश यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दल नहीं है जिसके साथ उन्होंने गठबंधन ना किया हो। लेकिन उनके गठबंधन की नियति क्या होती है ये आपसे बेहतर मनीष जी कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनका कोई भी गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलता। लेकिन आप 303 से 240 पर आ गए, फिर भी आप ऐतिहासिक जनाधार कह रहे हैं। आप देखिए ना, हमने सरकार बना ली है। आप मुझे ये बताइए, नहीं आप मुझे मनीष जी जो ज्ञान की बात करती हैं, अहंकार आज भी आपका नहीं टूटा है। देश की जनता ने आपको जो 4 करती थी, देश की जनता ने आपको कहाँ लाके खड़ा कर दिया, इसको आपको नहीं लगता? आपको ये नहीं लगता कि आपकी देश की जनता ने आपको कहा था? आपके झूठ की बुनियाद पर जो आप लोग बात करते हो, झूठ की बुनियाद की जो जुमलेबाजी की सरकार थी, देश की जनता ने कहाँ लाके कर दिया? राहुल गांधी के नेतृत्व में इस हार को आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद भी आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, तो आप समझिए कि मिर्जा जी मैं आपकी मिर्जा जी की बात तो सुन लीजिए। मिर्जा जी, मैंने आप ही का सवाल लिया है। मिर्जा जी रुकिए, मैंने आपका ही सवाल लिया है, जो आप पूछने वाले थे मैंने आपका ही सवाल पूछा है, तो ऋषि जी को जवाब देने दीजिए। विपक्ष में बैठने का दिया है।
ठीक है, मैं यही दीपक बात त्यागी कह जी, रही थी कि ठीक है ऋचा जी, जनादेश इनको विपक्ष में बैठने का दिया दीपक है। त्यागी जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी मत लेते हैं। सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब बाई इलेक्शन होने वाले हैं और उपचुनाव में 10 सीटें जो खाली हुई है उस पर घमासान शुरू हो चुका है, लेकिन क्या ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें देती है? अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी तो क्या ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन टूट जाए? नमस्कार। पहले तो मैं आपको मनीष कुमार जी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर, शुक्रिया। और आपके सभी श्रोताओं को भी मैं साधुवाद करता हूँ। जैसा अभी यहाँ पर प्रवक्ता बीजेपी जो है मैं सुन रहा था, ऐसा कुछ नहीं है कि गठबंधन टूटेगा। और गठबंधन की बात आती है तो कांग्रेस को ही गठबंधन क्यों कहा जाता है? गठबंधन तो एनडीए भी अपने आप में गठबंधन है। कांग्रेस है वो 26 दलों को मिलाकर इंडिया अलायंस बना। और जो आज भारतीय जनता पार्टी है या एनडीए अलायंस है वो तो 26 प्लस 30 प्लस दलों को लेके बना हुआ है। तो आप गठबंधन केवल कांग्रेस को ही ना कहें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, अगर बात आती है वैचारिक, जो अभी हम सुन पा रहे थे, तो वैचारिक विचारधारा के अनुसार ही एनडीए के पास अलायंस है और ऐसे ही इंडिया के पास भी अपना एक अलायंस है। जो इंडिया अलायंस को छोड़ के गए थे वो आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए अलायंस में अपने साथ लिए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके चलती है? भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 30-35 जो इन्होंने मंत्री बनाए हैं पूर्व सरकारों में, वो कांग्रेस से छूट के गए हैं, कांग्रेस की विचारधारा को छोड़ के गए हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस कोई अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके चलता है? और रही बात गठबंधन की, तो जो वैचारिक विचारधारा किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नेता की, कोई आप छोटे से अल्पकालिक समय में कभी चेंज नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति की, जिस मंत्री की 55 साल 60 साल उम्र हो जाती है और वो एक ही विचारधारा में पनप रहा है, एक ही विचारधारा में चल रहा है, तो आप कैसे समझते हैं कि वो आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस में जाकर अपनी विचारधारा चेंज कर देगा? और जो आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो एनडीए अलायंस हो चाहे इंडिया अलायंस हो, वो दोनों ही अलायंसों से ही खड़े हुए हैं। वो 38 दलों से अपनी सरकार लेके चल रहे हैं आज जो एनडीए अलायंस है। तो टूटने की सबसे बड़ा खतरा तो केवल और केवल एनडीए अलायंस को होना चाहिए, क्योंकि उनके जो सरकार अभी बनाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शपथ ली है, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू और ये जो है, ये घटक जो दल है, नीतीश कुमार खुद है इंडिया अलायंस। नहीं, उन्होंने तो खतरा तो सबसे बड़ा जो है वो एनडीए अलायंस को है। जो बात आपने आम आदमी पार्टी की करी है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय की पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। हरियाणा में चुनाव लड़े, चाहे वो पंजाब में चुनाव लड़े, चाहे वो हिमाचल में चुनाव लड़े, वो लड़ भी रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। देश में आज देखने की जो जरूरत है, वो देखने की जरूरत है कि अगर बढ़ती हुई कोई विचारधारा है उसे आप तोड़ने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? अगर पक्ष में रहने वाले व्यक्ति को अगर कोई घोटाला करता है देश में, जैसे सबसे बड़ा नाम आ रहा है अजीत पवार का, तो उस पार्टी के एक सवाल सर मैं ऊपर जाना चाहूंगा आपसे। जो अलायंस बने हैं, अगर हम इसे आइडियोलॉजी वाइज न कहकर के अगर एजेंडा वाइज अलायंस कहें तो क्या ठीक होगा? क्योंकि हर एक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी विचारधाराएं होती है जिस पर वो चलती है। लेकिन यहाँ पर देखिए संयुक्त रूप से पार्टियों का गठन हुआ है, पार्टियों का गठन होने के बाद में यहाँ पर अलायंस हुआ है, तो हर एक पार्टी की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। तो तमाम विचारधाराओं को मिलाकर के एक एजेंडा फिक्स हुआ है, तो इसे एजेंडा वाइज कहें या आइडियोलॉजी वाइज कहें? मनीष जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। हाँ। विचारधारा हो सकती है पार्टी की, कोई आइडियोलॉजी हो, लेकिन व्यक्ति की विचारधारा पार्टी की विचारधारा से बहुत अलग भी हो सकती है। हो सकता है वो आपके साथ खड़े होकर ये बात कहे, लेकिन जब जनता के बीच जाता है, आप ये देखो, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, जनता ने यहाँ पर 2 फैक्टों के आधार पर कह रहा हूँ, 20 मंत्रियों को हराया है। सर मैं यहाँ पर 2 फैक्टों के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी समाजवाद को लेकर चलती है, सोशलिज्म को लेकर चलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है सेकुलरिज्म को लेकर चलती है।
और जो बीजेपी पार्टी है वो देखिए एक अलग विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, और लेकिन उसके सहयोगी दलों की देखें, जैसे एनडीए की टीडीपी की अगर बात करें तो उसने मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया जबकि बीजेपी ने विरोध किया। तो पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं होती है, लेकिन अगर हम गठबंधन का एजेंडा देखें तो मुझे लगता है एजेंडा बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन सर गठबंधन जो अभी एनडीए अलायंस है, हाँ। एनडीए अलायंस कैसे एक्सेप्ट करेगा चंद्रबाबू नायडू विचारधारा को, नीतीश कुमार की विचारधारा को कैसे एक्सेप्ट तो वही तो कह रहा हूँ कि सर इसे विचारधारा ना कहकर के आइडियल एजेंडा वाइज कहें तो कितना सही रहेगा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो फैक्ट भी तो बताया आपको कि देखिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बात है टीडीपी और बीजेपी, आज भारतीय जनता पार्टी को एनडीए अलायंस को मजबूर होना पड़ा इन लोगों के सामने, इन लोगों के सामने मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं विचारधारा को भी साइड किया है, विचारधारा को भी। नहीं देखिए गठबंधन का दौर पहले भी देश ने देखा है, गठबंधन पहले भी हुए हैं, गठबंधन की सरकारें हमने देखी 62 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में हमने कई दफा देखा है। आप 96 की बात देखिए जब 13 दिन की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, जब भी गठबंधन के चलते ही सरकार गिरी। हमने 1998 में देखा, 99 में देखा, यूपीए 1 यूपीए 2 में भी देखा, गठबंधन की सरकारें रही है। लेकिन इसमें यह थोड़ी है जनता का जनमत जिसे मिला उसे मजबूरी की कौन सी बात है। आज बीजेपी भले बीजेपी के पास में बहुमत नहीं हो, लेकिन एक तौर पर अगर हम देखें कि सरकार बनी है तो बहुमत तो है ना सर। श्रीमान जी बहुमत तो है, लेकिन आपको दूसरे दलों को उनकी विचारधारा को गलत कह के सरकार नहीं आप बना सकते या चला सकते। अगर आप ये कहते हो कि कांग्रेस की विचारधारा गलत है और लगातार कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना, कांग्रेस की पार्टी के सांसदों को तोड़ने का प्रयास आप लगातार करते हैं, अलग अलग प्रदेशों में सरकार बनाते हैं तोड़ के, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा गलत है। अगर कांग्रेस की विचारधारा गलत है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने क्यों लिया, रीता बहुगुणा जोशी को क्यों लिया? आप लगातार अपनी पार्टी में कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को भरते जा रहे हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा गलत है। ठीक है मिर्जा अशफाक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए मुद्दा कुछ और था और बात कहीं और है। मामला ये था कि यूपी में इंडिया अलायंस टिकेगा या टूटेगा। अब बात यहाँ पर है, क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में आप समाजवादी पार्टी को सीटें देंगे तो कितनी देंगे? दल है, संसदीय दल का जो हमारा वोट है वो हमारे इलेक्शन जो कमेटी होती है वो तय करेगी। हाँ। दूसरी चीज रहा हमारा इंडिया अलायंस है, हर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में हर प्रदेश में अलग अलग संशोधन और क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दलों के हिसाब से हमारे अलायंस होते हैं, हमारे नेता बैठ के तय करते हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मजबूत तरीके से आज उभर के आए और इंडिया अलायंस ने मजबूती तरीके से हम लोगों ने काम किया और चुनाव जीत आते थे। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने काहे ना दिखाया। बिल्कुल ठीक है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन रहेगा और इंडिया रहा, आपने कहा उन चुनावों की बात है, वो हमारा दल तय करेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिचुएशन कुछ और है, और जो पार्टी जिस जगह होती है उस जगह उस हिसाब से, लोकल के हिसाब से हम लोगों का अलायंस होता है, हमारे नेता तय करते हैं, हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष तय करेंगे। अगर संसदीय बोर्ड ही तय करेगा तो क्या 2019 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखा जाएगा? क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने खाता खोला था, 2 विधायक जीती थी सपा वहां पर। जिस जगह होगा, हमने कहा कि जिस जगह पार्टी जो मजबूत है निश्चित तौर पर पार्टी सोचेगी, क्योंकि ये बड़ा, हम कांग्रेस पार्टी ने अभी आप ही ने कहा, कांग्रेस पार्टी बहुत सी चीजों को देखकर आगे बढ़ती है, देश की चिंता करती है, देश की चिंता के हिसाब से तो देश के हमारे नेता उनके हिसाब से हम लोग सारा काम करें। हम ये नहीं करते, हम लोग ये नहीं करते कि हमारे पास भी 26 दलों का अगर अलायंस है तो एनडीए के पास भी बहुत सा समर्थन है। सर 40-35 का वहां पर बैलेंस था, 40-37 का बैलेंस था, मैंने देखा है। मोहम्मद सैयद जी चाहिए कि कहते थे कि कांग्रेस मुक्त देश करने की बात करते थे, कांग्रेस देश मुक्त की जो बात करने वाले लोग थे, जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज देश की ठीक है सर, ये मुद्दा नहीं है हमारा। 400 पार जनता ने बताया ना सर, जनता ने बताया ना सर। मिर्जा जी ठीक है, सैयद जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको सवाल पूछ रहे थे ना मुझसे? नहीं, सवाल यही था कि जो आम आदमी पार्टी है, अन्य राज्यों की बात अगर की जाए या दिल्ली की अगर बात की जाए तो देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन वहां गठबंधन नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन वहां पर गठबंधन नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसा क्यों हो जाता है कि जहां सरकार नहीं है वहां गठबंधन कर लेते हैं? सरकार आपकी जहां है वहां तो कीजिए। देखिए सारी चीजें जो है वो हर पार्टी चाहती है ज्यादा सीटें जीती जाए, उसके एमपी में आप चाहती थी विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो, लेकिन दिल्ली में नहीं किया।
दिल्ली में गठबंधन तो किया आपने। हाँ, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, विधानसभा चुनाव में देखिए देखा जाएगा। मैं भी कह रहा हूँ कि अभी आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल मना नहीं किया है, हम सारी विकल्पों को बहुत गौर से देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो आज के दौर की भस्मासुर है, जिस पार्टी के साथ हाथ मिलाती उसी को खत्म कर जाती है। आप देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिए में, शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी ने हाथ मिलाया, उसका क्या हुआ। शिवसेना के साथ मिलाया, उसका क्या हुआ। अभी नवीन पटनायक की हाल में आपने उड़ीसा में समर्थन देने की बात की थी, वहां इन्हीं की सरकार बन गई, वो हार गई। हरसिमरत कौर जो शिरोमणि अकाली दल की नेता है, उनको केंद्र में मंत्रालय भी मिला था 2019 के इलेक्शन में, देखा होगा आपने। आप देखिए एक नाथ शिंदे और अजीत पवार को भी कह रहे हैं कि आप अपनी पेरेंटल पार्टी में वापस जा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी लोग बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, आपने देखा चिराग पासवान के साथ कैसे मिसयूज किया गया था पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था उनको, और उनके चचा जो है पशुपति पारस को जो है वो केंद्रीय मंत्री बना दिया गया था, उनको हटा दिया, उनको यूज कर लिया, तो उनको डजन भेज दिया, और जो है चिराग पासवान को वहां पे सीटें दी थी, और नीतीश कुमार के खिलाफ ही जो है आप चिराग पासवान को इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद जो है उनको साथ में खड़ा कर दिया गया। तो बीजेपी जिससे हाथ मिलाती है उसी को हजम कर जाती है, वो तो आज की भस्मासुर पार्टी है। ऋचा जी, अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, समय का अभाव है, ऋचा जी से भी सवाल ले लेते हैं। ऋचा जी, आपकी पार्टी पर आरोप ये लगे हैं कि जिस भी पार्टी के साथ आप गठबंधन करते हैं या हाथ रखते हैं वो टूट जाती है। यहाँ पर देखिए शिवसेना का भी उदाहरण दिया गया, एनसीपी का उदाहरण दिया गया, या लोजपा का जो रामविलास पासवान की पार्टी है, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी, उसका भी उदाहरण दिया गया है। तीनों पार्टी के संदर्भ में संयुक्त आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा? मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के साथ मजबूती से खड़ी हुई है, और मैं आपको याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में और 2019 में 2014 अरे आप लोगों ने तो दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। एक पे एक शराब की बोतल फ्री दे रहे थे, एक पे एक शराब की बोतल। कल भी बिहार में पुल बन रहा था, पुल गिर गया, बदरिया पुल, ये बहुत बड़े लागत से मिला था, हर जगह घोटाला है, हर जगह लूटपाट मची हुई है। आप बताइए रेलवे में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, आप देखिए नीट में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, कोई परीक्षा ढंग से करा नहीं पा रहे, रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके अंदर 2.5 लाख से ज्यादा, 2.25 लाख पोस्टें खाली है रेलवे में, वहाँ लोगों को सिक्योर नहीं कर रहे, रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे गार्ड जो 3 रात सो नहीं पाया था, इस चक्कर में ओवर ड्यूटी कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो क्यों नहीं रिक्रूट कर रहे लोगों को, क्यों नहीं नौकरी दे पा रहे लोगों को जो बातें करी थी। इनका काम है जनता को भ्रमित करना, सत्ता में आना, और जिसके साथ सत्ता में आना उसी को हजम कर जाना, जनता के पैसों को हजम कर जाना, भ्रष्टाचार करना। भगवान राम ने छोड़ दिया अयोध्या में। सैयद जी माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा। हर एक व्यक्ति का, हर एक पार्टी का एक ही सपना रहता है कि सत्ता पर आसीन हो। सत्तासीन होने का सपना किसका नहीं रहता, और हर पार्टी सत्ता के लिए लड़ाई कर रही है। जनता के लिए अगर लड़ाई करती तो जनता की जो तमाम समस्या है वो सॉल्व हो जाती। ऋचा जी अपनी बात पूरी कीजिए। मनीष जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये भूल जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने इस कदर धोखा किया कि लोकसभा चुनाव में जनता ने इनको 0 पर पहुंचा दिया। और दूसरी बात, आप सोचिए कि कोरोना काल में जब महामारी से, अरे आपको तो 7 सीटें थी दिल्ली में, ठीक है, आपने क्यों नहीं उनके पानी की समस्या दूर करी, क्यों आपने पानी रुकवा दिया? कांग्रेस पार्टी आपने हरियाणा में पानी रुकवा दिया, उनको पानी दे दिल्ली वालों को, कोरोना काल में और उत्तर प्रदेश में पानी रुकवा दिया, पानी दे रही उनको। ठीक है मिर्जा जी ठीक है, सीटें मिली आपको दिल्ली में, सैयद जी पानी की सैयद जी ठीक है। चूंकि हमारे पास में अब समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी चर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। ऋचा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि हिस्सेदारी पर लगातार घमासान है। सवाल एक ही है कि क्या यूपी में इंडिया अलायंस बचेगा या टूटेगा। ये दो बातों पर निर्भर करता है कि क्या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीटें मिलेंगी, क्या कांग्रेस वहां पर सीटें देंगी। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या हरियाणा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में हिस्सेदारी होगी, अगर होगी तो कितनी सीटों पर होगी। क्योंकि जिस प्रकार से 10 सीटों पर यूपी में घमासान है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव अब वहां भी मुहाने पर खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों राज्यों को संयुक्त रूप से देखा जाए तो पार्टी में हिस्सेदारी को लेकर ही घमासान है। देखना होगा कि दोनों पार्टियों में अलायंस टूटेगा या बचेगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।